हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम लोग फिर से देखने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। उन 20 क्वेश्चन को आपके दिमाग में डाउनलोड किया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जाके अगर उस वही क्वेश्चन आए या उससे रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अपलोड कर सकें, मतलब उसका सलूशन फाइंड कर सकें, आंसर निकाल सकें और एक नंबर हर क्वेश्चन से ले सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैच द न्यूट्रिएंट्स इन कॉलम फर्स्ट विद द डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स इन कॉलम सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ 1 के पोषक तत्वों को स्तंभ सेकंड के हीनताजन्य विकारों से सही सुमेलित कर रहा है। इधर जो है फर्स्ट वाले में ये लिखे हुए पोषक तत्व और इधर उनकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखा है। ये जो भी है, अगर आप पूरा याद कर लेते हैं ना, तो एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी बन जाएगा। लेकिन ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे देखो, यहाँ आयरन लिखा हुआ है यानी लोहा। ठीक है भैया, आयरन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो एनीमिया हो जाती है, अल्प रक्तता, यानी खून की कमी आपके शरीर में हो जाएगी अगर आपने आयरन सही मात्रा में नहीं लिया है। अब ये ना कह देना कि लाओ चलें 1 किलो लोहा ले आए उसके बाद खाने लगे। नहीं भैया, वो आयरन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पालक खाइए, उसमें आयरन रहता है, तो उन सब चीज़ों से आयरन बढ़ाइए तो आपको ये अल्प रक्तता यानी एनीमिया रोग नहीं होगा। यानी पहला वाला जो है वो चौथे वाले से मैच करेगा। ठीक है, आप यहां से देख लो, पहला वाला चौथे के साथ, पहला वाला पहले के साथ गलत, पहले वाले के तीसरे के साथ गलत, चौथा चौथा, यानी 2 अभी भी सही है। देखते हैं आगे। विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अरे भैया, बी यहाँ है, बी यहाँ है, काम खत्म, ठोक दो। बी की कमी से बेरी बेरी, बी बेरी बेरी, याद कर लीजिएगा। यानी ये वाला जाएगा पहले में, तो दूसरा वाला यानी बी वाला पहले में, बी वाला पहले में, यही वाला सही है, बाकी ये गलत है। अभी 2 और हैं, उसको भी मैच करा लीजिए भैया। देखो, आप ये भी जाने लो कि बेरी बेरी में होता क्या है। ये सामने एक आदमी का हैंड है, इसके हाथ में दाना पड़ गया है, लाल लाल चकत्ता पड़ गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब भैया आप कुछ भी बोलते हो, दिदोरा बोलते हैं उसको, चाहे जो आप बोलते हो समझ जाइएगा। इतना बड़ा बड़ा चकत्ता पड़ गया है। ठीक है, तो ये है बेरी बेरी रोग की कमी से हुआ है, सॉरी बेरी बेरी यानी विटामिन B1 की कमी से हुआ है। आगे विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई आदमी होते हैं, उनके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, बहुत जल्दी खून निकलता रहता है, या कभी कभी रात में सोते वक्त अगर ब्रश व्रश कर लिए या सुबह सुबह ब्रश व्रश कर लीजिए तो उनमें क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो ये कौन सी बीमारी है? ये है स्कर्वी रोग। ठीक है, यानी विटामिन सी की कमी से आप में हो जाएगा स्कर्वी रोग। और विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? तो भैया जी खट्टे फल खाइए। ठीक है, खट्टे फल खाइए, विटामिन सी की पूर्ति कीजिए। अरे आंवला आ रहा है ना, आंवला एकदम दबा के खाइए मेहनत से। और आयोडीन, अगर आप आयोडीन नहीं ले रहे हैं तो आपके हो जाएगा घेंघा रोग। अरे ये क्या लिखा, बेघा? अरे भैया घेंघा रहेगा। ठीक है, घा पर एक मात्रा घे है, घेंघा रोग हो जाएगा भैया। यहाँ आपने किसी आदमी को देखा होगा या औरत को देखा होगा, यहाँ सूजा रहता है ना, तो वो होता है घेंघा रोग। किसकी कमी से हुआ है? आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन अगर समान मात्रा में लेते हैं, मतलब सही मात्रा में लेते हैं, तो काम चलता रहेगा। कमी हुई तो यहाँ सूजन आ जाएगी। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको पता होना चाहिए। देख लो, विटामिन बी में बेरी बेरी है, विटामिन सी में स्कर्वी है। अगर कोई पूछे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। जो आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, तो विटामिन डी की कमी है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है। और विटामिन के की कमी से खून नहीं जमता है, यानी अगर कहीं आपके काट दिया जाए तो खून बहने लगता है और रुकेगा नहीं अगर विटामिन के की कमी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले डायलिसिस के बारे में समझते हैं। जैसे आपने कोई चीज खाया,
आपने कोई भी भोजन खाया, कुछ भी खाया, तो उसमें पोषक तत्व होते हैं, हमें बाकी पोषक तत्वों से लेना देना नहीं है, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। अगर आपने प्रोटीन खाया तो अंदर जाने के बाद उसका पाचन शुरू होगा, पचने के बाद उसमें से अमोनिया बनेगी, वही अमोनिया आपका जो लीवर है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, और जिसको नहीं कन्वर्ट कर पाएगा वो यूरिक एसिड बन जाएगा। तो तीन चीजें हुई, एक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब ब्लड में मिल जाएंगे, खून में मिल जाएंगे। वो खून अब हो गया थोड़ा सा गंदा, ठीक है, क्योंकि अमोनिया आपको कोई फायदा करने वाली नहीं है, यूरिया आपको कोई फायदा करने वाली नहीं है, इसका मतलब आपका ब्लड जो हो गया वो थोड़ा सा गंदा हो गया। अब वो ब्लड जाएगा किडनी में, किडनी का काम है वहां से यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड इन सबको बाहर निकालना, मतलब अलग करना, साफ खून अलग कर देना और जो गंदे वो लोग यूरिया ये सबको अलग करके निकाल देना, ठीक है। किडनी का काम ये है। किसी किसी में ऐसा होता है कि किडनी वर्क करना बंद कर देती है या तो हाफ वर्क करती है, सही है। अगर हाफ वर्क करती है तो, और पूरा वर्क नहीं करती है तो उनके लिए डायलिसिस होता है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको किडनी का वर्क कराया जाता है। किडनी का वर्क, आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो यहाँ इस मशीन में एक मानव निर्मित किडनी बनाई गई है जो खून को साफ करती है, यानी वहां से यूरिया, फालतू में जो जल है और यूरिक एसिड है, अमोनिया, इन सबको बाहर निकालने का काम करती है, सही है। तो इसका मतलब ये किससे रिलेट करता है? उत्सर्जन से। खराब पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो बताओ डायलिसिस का प्रक्रम किससे जुड़ा हुआ है? पूरा आपने डायलिसिस समझा है तो बताओ किससे जुड़ा हुआ है? परिसंचरण से नहीं, परिसंचरण से नहीं है, एमिशन से है, उत्सर्जन से है ना। क्या चीज उत्सर्जित होता है भैया? अभी बता दिए, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, ये सब आपके यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे संबंध कहलाता है। मतलब इस जीवाणु का पौधे के साथ कौन सा संबंध होता है? बताओ, सहजीवी संबंध होता है, परजीवी संबंध होता है, परपोषी संबंध होता है, कीटाहारी संबंध होता है। सभी संबंध के बारे में समझ लो, आप आंसर खुद ही ठोक सकते हो। देखो, सहजीवी संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें समझौता होता है, जिसमें बॉन्डिंग होती है। मतलब यही जो राइजोबियम है ना, ये जो राइजोबियम है, जितनी दाल है, चाहे वो चने की दाल हो, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे उड़द की दाल हो, चाहे जिसकी दाल हो, उसकी जड़ में जो गांठ होती है, देखो ये जड़ है, ये गांठ में बैठा रहता है, यहां बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? राइजोबियम। ये समझौता करता है, ये करता है जो जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है ना उसको अपने अंदर ले लेता है, नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद पेड़ से कहता है, पेड़ भैया अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो हमें खाना दो, तो हम आपको नाइट्रोजन देंगे। तो पेड़ भी मान जाता है, वो कहता है ठीक है, हमसे खाना ले लो और हमें नाइट्रोजन दे दो, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो इन्हीं दोनों पे ये बॉन्डिंग होती है, समझौता होता है, ठीक है। वो नाइट्रोजन देता है, बदले में खाना लेता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां से तो उत्तर समझ में आ ही गया होगा कि ये जो संबंध है वो सहजीवी संबंध है। और किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परजीवी संबंध क्या होता है, तब क्या बताएंगे? तो भैया जी पहले समझेंगे परजीवी संबंध क्या होता है। परजीवी संबंध एक ऐसा संबंध है, जैसे आपने किसी किसी के बारे में सुना होगा कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो ये वही संबंध है, परजीवी संबंध। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो शरीर पर बैठ जाते हैं। जैसे किसी के शरीर पे अगर बैठ गए तो वहां से खाना लेते रहते हैं, वहां से तो खाते भी हैं लेकिन उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, सही है। तो ऐसे संबंध को परजीवी संबंध कहते हैं। परपोषी संबंध क्या होता है? जैसे हम लोग जो हैं वो परपोषी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हम लोग पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। वो पेड़ पौधे जो हैं अपना खाना खुद बना ले जाते हैं, हम उन्हीं को खा जाते हैं, सही है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी संबंध, ठीक है। मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें हम किसी दूसरे पर आश्रित हैं, वो देगा तो हम खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। तो ऐसे संबंध को परपोषित कहते हैं। कीटाहारी संबंध,
कुछ आपने सुना होगा नेपेंथीस यानी घटपर्ली के बारे में, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में आपने सुना होगा। ये लोग जो है वो कीट को खाते हैं। अरे भैया नेपेंथीस यानी जो मेघालय में पाया जाता है, जिसको हम लोग घटपर्ली बोलते हैं, वो तो चूहा तक खा जाता है। चूहा है, मेढक है, जितने छोटे कीड़े मकोड़े हैं उन सब को खा जाता है। तो ये एक ऐसा संबंध है जिसको हम लोग बोलते हैं कीटाहारी संबंध। समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी और ये भी। हमारा जो आंसर है वो सहजीवी संबंध है, मतलब आपस में समझौता हुआ है कि कुछ हमसे ले लो और वापस में कुछ हमें दे दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है? सरसों, गुलाब, पपीता, पिटूनिया। ये एकलिंगी पुष्प क्या होता है? एक ऐसा पुष्प जिसमें सिर्फ एक चीज पाया जाए, चाहे वो पुंकेसर पाया जाए जिसको हम लोग नर जननांग कहते हैं, और चाहे स्त्री केसर पाया जाए जिसको मादा जननांग कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी पुष्प में सिर्फ पुंकेसर है या सिर्फ स्त्री केसर है तो उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और एक ऐसा पुष्प जिसमें दोनों हो, पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी। सही है, तो बताओ इसमें से कौन सा एक लिंगी है? सरसों? नहीं भैया, सरसों नहीं है। गुलाब का? नहीं, गुलाब का तो द्विलिंगी है। ये भी द्विलिंगी है, ये भी द्विलिंगी है। पपीता जो है वो एक लिंगी है। ठीक है, कुछ पपीते ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पुंकेसर पाया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ स्त्री केसर पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी पिटूनिया जो है वो भी द्विलिंगी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है? मतलब आपने देखा होगा कुछ फूल ऐसे हैं जिसमें से कुछ ना कुछ उड़ते रहते हैं। जैसे आपने मदार का पेड़ देखा होगा, वहां से इतना छोटा छोटा रोएदार उड़ता रहता है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसमें उड़ता रहता है ना। आपने देखा होगा कुछ लोग, छोटे बच्चे जब हम लोग छोड़े तो उसको कहते देखो भूत आ रहा है ना, तो वही जो है हवा के द्वारा वो फैलाया जा रहा है। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है? नहीं जाता, ये आपको बताना है। आक यानी मदार का, ये तो अभी अभी हमने बता दिया कि मदार जो है हवा के द्वारा फैलाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं सही है। सनफ्लावर, सूर्यमुखी, हाँ भैया सूर्यमुखी जो है ना वो हवा के द्वारा फैलाया नहीं जाता है। वो किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो वो जो पक्षी होते हैं उस पर बैठे, कुछ खाए, उसके बाद लेके कहीं और गए, गिरा दिए, तो वो हवा के द्वारा नहीं बल्कि छोटे छोटे पक्षियों के द्वारा। और छोटे स्तनधारी जो होते हैं ना ये भी खाते हैं। अरे भैया ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। इसको सुपर फ्लावर बोला जाता है भैया, सुपर फ्लावर, सुपर फ्लावर है ये। इसमें पोषक तत्व तो भरमार है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो ये खाओ। सूरजमुखी का तेल खाया जाता है ना, तो बहुत ही फायदेमंद है ये। और बाकी ये सब जो है, इसके बाद ड्रामेस्टिक, स्वांजना की फली, ये क्या है? अरे गांव में इसको सैजना बोलते हैं, यही चीज है भैया। ठीक है, और जैंथियम, ये तो आपके सामने ही लगा हुआ है। ठीक, ये मदार का है। चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मानव कंठ के विषय में, कंठ ये, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये कौन से अभिकथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं? कौन कौन से सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं, ये आपको बताना है। चलो देखो, पहला कह रहा है कि कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकर होती है। मतलब श्वास नली और खाद्य नली, श्वास नली जिसमें से हम लोग सांस लेते हैं, खाद्य नली जिसमें से हम लोग खाना खाते हैं, और सन्निकर होती है मतलब सटी होती है। ठीक है, ये वाली नली और ये वाली नली दोनों सटी होती हैं। ठीक है, ये कह रहा, हाँ सही बात है, दोनों अलग अलग नलियां हैं लेकिन एक दूसरे से सटी होती हैं। और एक वाल्व द्वारा अलग होता है। एक वाल्व होता है जो कभी इसको बंद करता है, कभी इसको बंद करता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी खाद्य नली के ऊपर आ जाता है तो बंद हो जाती है। सही है, खाद्य नली बंद हो जाती है, श्वास नली ओपन हो जाती है, तो हम सांस ले लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो श्वास नली है उस पर वाल्व चढ़ जाता है, तो वो श्वास नली बंद हो जाएगी, अब हमारे खाने वाली नली चालू हो गई। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाते वक्त अगर खाने का छोटा सा टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है तो हमें बहुत तेज से खांसी आने लगती है और हो सकता है हिचकी भी आने लगे, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब ये सही है,
S1 जो है वो सही है। दूसरा देखते हैं, कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व उपस्थित होता है, हमने बता दिया जो दोनों को कवर करता है, कभी इसको बंद करता है, कभी इसको ओपन करता है, कभी इसको बंद करता है, कभी इसको ओपन करता है, सही है। इसका मतलब H2 भी सही है। आगे, वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं। अरे भैया एक ही रास्ता तो हरदम कोई खांसता रहेगा, कोई छींकता रहेगा, गलत है। एक ही रास्ता नहीं, दोनों की अलग अलग है। इसका मतलब S1 सही है, S2 सही है, S3 गलत है। अच्छा S4 भी है, ओहो। कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। हमने अभी बताया खाना खाते वक्त अगर कभी छोटा टुकड़ा आपके श्वास नली में पहुंच गया तो आपको छींक या हो सकता है कभी कभी खांसी आने लगे या हिचकी आने लगती है, ठीक है। वही वो बोल रहा है कि कभी कभी भोजन के कारण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ सकती है, सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि S1 S2 और S4 ये सही है, S3 गलत है। S1 और S2 असत्य है, ये क्या है, S1 S2 S4 सत्य है और S3 असत्य है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया और अगर गलत करके आए तब तो खैर नहीं आप लोगों की। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राणी जहां रहते हैं वहां जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूलित का मतलब यह होता है जैसे काम, जैसी जरूरत वैसा काम, जैसी जरूरत वैसा काम, क्या कहते हैं उसको, जैसा देश वैसा भेष करना, ठीक है, वही चीज वाला। कह रहा है कि स्तंभ 1 में प्राणियों की सूची एवं स्तंभ 2 में प्राणियों के अनुकूलन की सूची दी गई है। ये यहाँ पर प्राणी है, ठीक है, और ये इसमें अनुकूलन, मतलब जो ध्रुवी भालू होते हैं उनकी त्वचा जो होती है बड़ी मोटी होती है, उस त्वचा के नीचे चर्बी की एक परत होती है, वसा की एक परत होती है भैया। वो किस लिए होती है, क्योंकि वे बेचारे लोग इतनी ठंडी में रहते हैं तो वो ठंडी से बचाव करती है। उनके जो पैर के पंजे होते हैं वो उसमें नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, ताकि अगर वो पैर रखें तो पंजा उनका ना टच हो बल्कि नाखून टच हो, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा गद्दा लगा रहता है ताकि वो जो बाहर की ठंडक है अंदर टच ना होके। अरे भैया आपने देखा होगा ठंडी में अगर नंगे पैर कहीं चल के देखो अभी कितना अच्छा लगता है ना भैया। तो वैसे उन लोगों के लिए भी बचाव का कुछ साधन है, भगवान ने दिया हुआ है। चलो देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि पोलर बियर जो है ध्रुवी भालू, ये कहाँ, इसके क्या होते हैं, संवेदनशील श्रवण होते हैं, रूपांतरित दांत होते हैं, या फिर पाद पर चिपकती हुई गद्दी है, या लंबे गोलाकार और नुकीले पंजे। सही, यही तो बताए हैं, ठीक है। चलो ये वाला सही है, पहले का चौथा। और आगे देखो, लाल आंख का मेढक, लाल आंख का मेढक ये पाया जाता है अमेरिका में, मैक्सिको के इलाके में ये पाया जाता है अमेरिका में। तो भैया जी ये लाल आंख का मेढक है, ये इतना डरावना होता है ना कि कुछ लोग इसको देख करके ही डर जाते हैं। कुछ जानवर अगर इसको खाने भी आ रहे हैं ना तो देख करके डर जाते हैं। ये ज्यादातर पेड़ों पे चढ़ जाता है भैया, पेड़ों पे चढ़ जाएगा, चाहे जैसा पेड़ रहे चढ़ जाता है, क्योंकि इसके पैर में ना चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ की तरह गद्दी लगी होती है, उसी से चिपक करके चढ़ जाता है। सही है। चलो इसके बारे में इतनी जानकारी काफी है। तो कह रहा है लाल आंख का मेढक क्या है, रूपांतरित दांत होते हैं, नहीं भैया। संवेदनशील श्रवण होते हैं, नहीं। पाद पर चिपकती हुई गद्दी होती है, पैर पर चिपकती हुई गद्दी होती है, उसी के सहारे चढ़ जाते हैं। इसका मतलब बी का तीसरा से मैच करेगा। आगे, शेर की संवेदनशील श्रवण होते हैं। अरे भैया सेंसिटिव लिसनिंग होती है। शेर इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि ये इतना तगड़ा सुनते हैं भैया, अगर कोई पत्ता जमीन पर है और कोई जानवर जा रहा हिला रहा है और वही पत्ता अगर पहले पेड़ पे रहा होगा, कोई जानवर हिला रहा था, तो वो तुरंत बता देंगे कि ऊपर है पत्ता कि नीचे है पत्ता, आराम से बता देंगे। वो यहाँ तक भी जान जाते हैं कि कौन सा जानवर हिला रहा है, पता नहीं कैसे जान जाते हैं, समझ में नहीं आता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि शेर पहले वाले से मैच करेगा। अब हाथी, वो तो रूपांतरित दांत, इतना लंबा सा दांत होता है। अच्छा वो किस काम के आता है, वो काम आता है अपने जो
उनको मारने आते हैं, उनको डराने के लिए काम आता है, वो खुदाई करने के काम आता है, वो चीज़ों को हिलाने में काम आता है, वो चीज़ों को हो सकता है धंसाने में काम आता है, तो रक्षा करने में काम आता है। ठीक है, इसका मतलब हाथी का दूसरे वाले से मैच करेगा। अब देखते हैं, ए चौथे से मैच किया है, ए चौथे से कहाँ भैया, ओ देखो यही है, ये बाकी खत्म हो गया, यही वाला है ये चौथे से। ये देखो ये पहले से मैच करा रहा है, ये तीसरे से मैच करा रहा है, ये दूसरे से। तो देखो एक अगर पता है तब भी पूरा हो जाएगा, है ना, लेकिन हमने तो पूरा बता दिया आपको। ए वाला चौथे से, बी वाला तीसरे से, शेर जो है वो पहले से, और हाथी जो है वो दूसरे से। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आलेख मानवों में रुधिर के प्रवाह का सही क्रम दर्शा रहा है। रुधिर के प्रवाह यानी रुधिर जो बह रहा है, मतलब इधर उधर फ्लो हो रहा है, उसका सही क्रम क्या है। आराम से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, जैसे देखो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया, फेफड़े में गई, फेफड़े से फिर गया खून में, खून हमारे फेफड़े से यानी फुफ्फुस से, अरे भैया फेफड़े को वैज्ञानिक की भाषा में या डॉक्टरी की भाषा में फुफ्फुस कहा जाता है। ठीक है, फुफ्फुस से कहाँ जाएगी, वो सिरे के द्वारा जाएगी, फुफ्फुस सिरा जिसको बोलते हैं, हृदय में जाएगी, हृदय से फिर धमनी आगे लेके जाएगी पूरे शरीर में। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा सही है। लंग्स, उसके बाद पल्मोनरी वीन, फिर हार्ट, आर्टरीज, बॉडी, वीन्स, हार्ट, फिर पल्मोनरी आर्ट, फिर लंग्स। आराम से समझ लो, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया देखो, पहले फुफ्फुस में यानी फेफड़े में, ठीक है, अच्छी बात है, फेफड़े से फुफ्फुस सिरा में जाएगा, क्योंकि फुफ्फुस सिरा ही वो पहुंचाएगा कहां तक, हृदय में। तो देखो हृदय में पहुंच गया। अब हृदय से धमनी के द्वारा पूरे शरीर में जाएगी, तो धमनियां कहां पहुंचा देंगी, शरीर में। अब शरीर में जब पहुंच जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन जो गया है वो क्रिया उरिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलेगी, वो ब्लड अब कहां आएगा, सिराओं में आएगा, सिरा पहुंचाएगी हृदय तक। तो देखो सिराओं में आ गया है, फिर कहां पहुंचा, हृदय। अब इस क्या हृदय में रहेगा, अरे नहीं भैया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर निकालो ना उसको, तो वो हृदय से कहां पहुंचेगा, फुफ्फुस में यानी फेफड़े में पहुंचेगा। तो हृदय से फेफड़े में ले जाने का काम कौन करता है, धमनी करती है। तो फिर से फुफ्फुस धमनी में पहुंचेगा, फिर फुफ्फुस में पहुंच जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। आप एक चीज धमनी और सिरा के बारे में याद कर लीजिएगा, धमनी हमेशा ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा, हृदय से दूर ले जाने का काम धमनी का है, और हृदय के करीब लाने का यानी हृदय के पास लाने का या हृदय में लाने का काम सिरा का है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है कि मानव में ध्वनि कंपन में कंपन ए पैदा करता है। अच्छा ठीक है, ध्वनि आपको पता है कि वो कंपन के रूप में चलती है, ध्वनि तरंग है ना, तो वो कंपन बनाती है। ठीक है, हमारे कान में गई तो कंपन ए पैदा करेगा। तो भैया जी कौन ऐसी चीज है जो हमारे अंदर कंपन पैदा करेगा, वो कान के अंदर है। अच्छा ठीक है, फिर वही कंपन को बी में भेजता है। अच्छा, फिर वही चीज कंपन को बी में भेजता है। ठीक है, वहां से संकेत सी पर जाता है। तो आराम से सुन लो, हमारे कान के अंदर, ये देखो कान के अंदर ये चीज है, ये इसको बोलते हैं ईयर ड्रम, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। हमने सुना, यहां से टकराई तो यहां से और कंपन बनेगा, मतलब वहां से वो पता चलेगा कि पतला है कि मोटा है कि किसकी आवाज है। ठीक है, यहां से कंपन बनेगा। ठीक, जो कंपन आ रहा था वो अपने प्रकार से कंपन बनेगा, तो जब यहां कंपन बनेगा तो वो अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, इनर ईयर में भेज दिया जाएगा। अब जब इनर ईयर में पहुंच जाएगा, फिर यहां से संकेत भेजा जाएगा आपके मस्तिष्क में। मस्तिष्क डिसाइड करेगा कि हाँ वो बोलने वाला क्या बोल रहा है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं या फिर सोनिया जी क्या बोल रही है, सही है, किसकी आवाज है, क्या बोला गया है, ये सारी चीजें बाद में कंफर्म होगी। पहले आवाज यहां टकराती है ईयर ड्रम पे, फिर अंदर भेजी जाती है, फिर अंदर से संकेत कहां जाता है, मस्तिष्क पे। तो देख लो कौन सा सही है।
पहले ईयर ड्रम पे, इनर ईयर पर, ओकल कॉर्ड्स पे। नहीं भैया, ओकल कॉर्ड्स पे थोड़ी ना जाती है। आगे ईयर ड्रम, इनर ईयर, ब्रेन। हाँ ये सही है, ईयर ड्रम, इनर ईयर मतलब कान के अंदर, फिर ब्रेन पे, ये वाला सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसी तरीके से हमें समझ में आता है कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। देखो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है। रेशम आपको पता है कि शहतूत के पेड़ पे उसका पालन होता है, रेशम के कीड़े होते हैं, वो जो होते हैं, वो जो मादा होती है वो कम से कम मान के चलो 200 से 500 अंडे देती है, उसमें से लार्वा निकलता है, लार्वा से क्या बनता है, कैटरपिलर। अरे कैटरपिलर कुछ और नहीं है भैया, वही वो छोटे छोटे बच्चे को कैटरपिलर बोला जाता है, और क्या इल्ली जिसको बोला जाता है। अरे उसका छोटा छोटा बच्चा जो होता है ना रेशम का, उसको बोलते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर जब छोटा रहता है धीरे 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 बड़ा होता है तो मुंह से प्रोटीन निकालता है, वही प्रोटीन सूख करके रेशम का धागा बनता है। बस यही होता है। देखो क्या है, रेशम कीट पालन और वनवर्धन। अच्छा फॉरेस्ट्री में ये होता है? नहीं भैया ये नहीं सही है, दोनों से संबंध नहीं है। रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, हाँ शहतूत के ही पौधों पे तो इसका पालन होता है ना, इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन बी वाला सही। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये देखो शहतूत की पत्ती है और ये जो है वो रेशम के कीड़े हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, संजना ने मृदा की अंतःस्रवण दर यानी सिक्रेशन रेट। सर जी ये क्या होता है? पहले सिक्रेशन रेट समझ लो। देखो अगर हमारे पास जो मिट्टी है वो कितना पानी कितने समय में सोखती है, कितना पानी कितने समय में सोखती है, उसी को सिक्रेशन रेट बोला जाता है, बस और कुछ नहीं। जैसे मान लो कि 1 लीटर पानी आपने जमीन पे फैलाया या ऐसे उड़ेला और उसने सोखने में 10 मिनट लिया या 1 घंटा ले लिया, तो वही उसका सिक्रेशन रेट है। यानी ऊपर रहेगा कितना पानी आपने डाला है और कितने समय में वो सूखा है, बस काम खत्म। ठीक है, कितने समय में वो सोखा है वही उसका सिक्रेशन रेट होता है। ये कह रहा है कि मृदा की अंतःस्रवण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया गया। उसने पाया कि मृदा के नमूने में 400 मिलीलीटर जल के अंतःस्रवण को 20 मिनट लगे। अंतःस्रवण दर क्या होगी? अरे भैया सिक्रेशन रेट बराबर जितना जल आपने डाला है वो ऊपर रख दीजिए और जितने समय में सोखा है वो नीचे रख दीजिए, काम खत्म। कितना जल है? 400 ml और कितना समय है? 20 मिनट, बस हो गया काम खत्म। सर जी 0 से 0 शहीद हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 साथ में है, इसका मतलब 20 ml बचा है और नीचे क्या बचा है? मिनट, खत्म हो गया। सर जी इतना छोटा क्वेश्चन। जितना पानी सोखी है वो ऊपर रखिए, जितने टाइम में सोखी है उसको नीचे रखिए, भाग दीजिए, उत्तर आ गया सिक्रेशन रेट का। ठीक है, इसका मतलब 20 ml पर मिनट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या फरमा रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन आपसे पूछा गया है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है और जो उत्क्रमणीय नहीं होता है। मतलब जैसे आपने कागज को जला दिया, कागज को जला दिया तो राख बन गई, राख वापस कागज नहीं बन सकती। इसका मतलब ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और भौतिक में क्या होता है कि सर जी भौतिक में हमेशा उत्क्रमणीय होता है, मतलब 95 क्या 99 मान के चलो उत्क्रमणीय होता है। जैसे आप कोई रबड़ खींचें वो भौतिक परिवर्तन है, छोड़ दो फिर वही आ गई, है ना। इसका मतलब उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है और उत्क्रमणीय नहीं हो उत्क्रमणीय होता है, यानी वापस फिर वही बन जाएगा। जैसे बर्फ को पानी बनाओ, पानी को बर्फ, ये भौतिक परिवर्तन है। चलो देखते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अरे बोला है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एक ही पॉइंट पे। सर जी किस पर? क्रिस्टलीकरण पे। बहुत ही आसान है, ये याद कर लीजिएगा। क्रिस्टलीकरण जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है। देखो हमारे शरीर में भोजन का पाचन, अरे भैया हमने खाया रोटी चावल,
अंदर पाचन हो गया, तो क्या जो पच करके उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब बन गए हैं, तो क्या फिर से वो बन सकते हैं रोटी चावल? नहीं बन सकते हैं ना। इसका मतलब ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक नहीं है। किण्वन, ये भी भौतिक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, अरे भैया सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल जल के साथ बना रही है, तो बना क्या रही? ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज फिर से सूर्य का प्रकाश बन जाएगी? नहीं बन सकती है ना। इसका मतलब ये भी गलत है। क्रिस्टलीकरण जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार इस क्वेश्चन को देखा है। क्रिस्टलीकरण कौन सा सही है? ऑप्शन डी वाला, यानी चौथा। अरे भैया 1 2 3 4 है, तो यहां से चलो मान लो कि ये 4 लिखा है, ठीक है, ये चौथा ABCD होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, ओनली 4 वाला सही है। अच्छा, क्रिस्टलीकरण होता क्या है? देखो, किसी के विलयन से अगर क्रिस्टल आप निकाल रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि नमक जो बनता है वो समुद्र के पानी से बनता है, तो समुद्र का पानी लाया जाता है, उससे क्रिस्टल निकलता है ना। अरे सुखा करके क्रिस्टल निकाला जाता है ना, तो किसी विलयन से क्रिस्टल निकालने को क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, ये याद कर लीजिएगा, ये जो है एक भौतिक परिवर्तन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या फरमा रहा है? अभिकथन है सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है। नहीं, गलत है। सोडियम एक धातु है, जितनी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है याद कर लो। सोडियम एक धातु है जो इतनी मुलायम होती है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। इसको अगर जल में आप रखोगे या जल में डालोगे तुरंत ब्लास्ट कर जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग किस में रखते हैं भैया? ग्लिसरीन में नहीं रखते हैं, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और ये कह रहा है कि सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है। गलत है, अभिकथन गलत बोला है। आगे, सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है। सही बात है भैया, जल और ऑक्सीजन से बहुत तेज क्रिया करता है। अब कोई कहेगा सर जी आपने ये बता दिया जल से क्रिया करती है। अरे भैया जल के अंदर ऑक्सीजन होता है, वहीं से तो क्रिया होती है, सही है। इसका मतलब ये सही है, लेकिन ये गलत है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, गलत। ए और आर सत्य हैं, गलत। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, हाँ ये सही है, ठीक है। ये वाला असत्य है, ये वाला सत्य है। चलो समझ में आ गया। किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। क्या है ये? सोडियम एक धातु है, मुलायम धातु है, कठोर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही विरुद्ध क्रम में दर्शाता है? ऊर्जा क्षमता का मतलब यह होता है कि कितनी ऊर्जा वो हमें दे रही है। जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले जब बिजली आई तो उसके बाद एडिसन साहब आए, एडिसन ने एक बल्ब बना दिया। बल्ब आपने देखा होगा, पीला पीला बल्ब आता था, 100 वाट वो हमसे बिजली लेता था और थोड़ा सा प्रकाश देता था, है ना। फिर कुछ दिनों बाद ट्यूबलाइट आ गई, वो भी थोड़ा सा कम बिजली लेने लगे, हो सकता है 100 के बजाय 80 ले रही थी, लेकिन प्रकाश ज्यादा दे रहा था, सही है। उसके बाद कुछ दिन बाद CFL आया, जो हो सकता है 40-50 वाट का, आपने देखा होगा। उसके बाद वो और ज्यादा रोशनी देने लगा। लेकिन आजकल जो चल रहा है, आजकल तो 7 वाट का, 8 वाट का बल्ब आ रहा है और सबसे ज्यादा रोशनी दे रहा है। तो सबकी ऊर्जा क्षमता अलग अलग है। सबसे कम जो थी वो जो एडिसन ने बनाया बल्ब, वो सबसे कम उसकी ऊर्जा क्षमता थी। उसके बाद ट्यूबलाइट, उसके बाद CFL, उसके बाद आजकल LED लाइट चल रही है, सही है। तो इसका मतलब ऊर्जा क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखना है ना, हाँ विरुद्ध क्रम में लिखना है। सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा वाला। सबसे कम बल्ब, एडिसन वाला बल्ब, उसके बाद ट्यूबलाइट, उसके बाद CFL, उसके बाद आजकल LED बल्ब, है ना। तो देख लो, ये देखो है एडिसन वाला बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये CFL है, और ये LED लाइट है। तो इस किसमें है वो देखते हैं पहले। सर जी कहाँ है बल्ब? इसमें भी बल्ब है। बल्ब के बाद CFL नहीं आना चाहिए, ट्यूबलाइट आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये वाला गलत है। बल्ब के बाद ट्यूबलाइट, LED नहीं, LED तो अब चल रही है ना। ये देखो, ये क्या है भैया? FLC, ये सब नहीं है, CFL होना चाहिए था।
चलो ये गलत है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट नहीं है भैया, ट्यूबलाइट से नहीं स्टार्ट है। बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED सही है। देख लो, बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL और LED यानी ऑप्शन डी वाला सही है। समझ में आ गया? मतलब कम प्रकाश, सॉरी ज्यादा प्रकाश देने के लिए बिजली कम खाए, ऐसे ही हमें जरूरत है। चलो नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है। क्या गलत है वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। जब किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो उस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? आपके पास एक एसिड होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, दोनों को मिला दो तो वो क्रिया जो होगी तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। हमेशा जब आप उदासीनीकरण क्रिया कराएंगे तो उसमें दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा जल और एक बनेगा लवण। सही है, एक नया पदार्थ बन जाएगा लवण। समझ में आ रहा है? दो चीजें बनेंगी, एक जल और एक लवण। आगे सुनो, हमेशा जब दो चीज बनेगी तो उसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ठीक है, यानी जिस बर्तन में आप इस क्रिया को करा रहे हैं वो बर्तन हो जाएगा गर्म। समझ में आया इतना? और लवण के बारे में सुनो, लवण, अरे जल और लवण बन रहा है ना, तो लवण जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी वो एसिडिक भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और वो उदासीन भी हो सकता है। उसका नेचर जो है, जल के साथ जो लवण बनेगा तो उस लवण का नेचर या तो वो अम्लीय रहेगा, या तो क्षारीय रहेगा, या तो उदासीन रहेगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे पूछा है गलत, गलत वाला बताओ। कह रहा है कि यह एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया है। ये तो सही है, अभी तो बताया उदासीनीकरण वही क्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार को क्रिया कराया जाता है। सही है, चलो आगे गलत वाला पूछा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है। सही है, वो भी तो बताया, इसका मतलब ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। चलो ठीक है, लेकिन वो पूछा है गलत बताओ, गलत वाला। निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। हमने बताया वो अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। ये कह रहा है केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं, नहीं उदासीन भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, गलत, और वही तो वो पूछ रहा है, यानी यही वाला गलत है। और एक और है, देखते हैं। अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है। अच्छा, ऊष्मा को खींचती है? नहीं भैया, ऊष्मा बाहर निकलती है। जिस बर्तन में आप इस क्रिया को कराएंगे वो बर्तन हो जाएगा गर्म, बाहर निकलेगी तो गर्म हो जाएगा। अरे ब्लास्ट करोगे, ऊष्मा जब बाहर निकलेगी तो भैया क्या होगा, बर्तन गर्म हो जाएगा ना। इसका मतलब अवशोषित नहीं होती है, निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है। तो ये गलत बोला है, इसका मतलब ये भी गलत है। कौन दो गलत है? सी और डी। ए और बी नहीं भैया, ए और सी नहीं भैया, बी और सी नहीं भैया। तो इसका मतलब सी और डी ये वाला सही है। समझ में आ गया? इसने गलत पूछा था तो ये दोनों गलत है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या फरमा रहा है कि जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस ए बनती है। अच्छा, ए का मतलब कुछ भी बनता है। अरे भैया यहां से तो क्लियर हो गया, जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सबको पता है, सल्फर को ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो ए, यानी ए का नाम क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर पूरा लिख दें क्या? सल्फर डाई, डॉक्टर ना लिख दीजिएगा, डाइऑक्साइड। चलो अब ये ए, चाहे ए बोल लो चाहे सल्फर डाइऑक्साइड बोल लो। आगे ए को यानी सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर बी बनता है। अच्छा भैया, इसका मतलब ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला गया है, और आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड अगर जल में घुलता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल। यानी बी क्या हमारे पास आया है? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। भैया इंग्लिश पे हिंदी पे मत जाइएगा, सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरस अम्ल। यहां से एक चीज और नोट कर लो, इस ए को, ए मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को अगर जल में घोला गया तो क्या बनाया? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस अम्ल। अगर यही वायु में छोड़ दिया गया होता, वायु में, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल हम अपने क्वेश्चन में आते हैं।
ए को जल में घोलने पर बी बनता है, बी क्या बना, ए क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। बी यानी सल्फ्यूरस एसिड क्या है भैया, अम्ल है, अम्ल है, एसिड है। सी लिटमस को, अच्छा सर जी नया आ गया है, नया, सी, सी कोई कलर होगा, या तो नीला होगा या तो लाल होगा। सर जी पता नहीं किस कलर के लिटमस को पता नहीं कैसा कर देता है। आपको पता है कि अगर कोई एसिड है, कोई एसिड है तो वो हमेशा ब्लू को रेड कर देता है, हमेशा ब्लू को रेड कर देता है। कैसे याद करेंगे, एसिड कैसे क्या करता है, देखो एसिड में लास्ट में क्या है, डी, और ये क्या बनाएगा लास्ट में डी, यानी ब्लू को बना देगा रेड, काम खत्म, एसिड रेड, डी डी, यानी एसिड जो है ब्लू को रेड बना देता है। तो हमारे पास जो बी आया है वो एक एसिड आया है, एसिड ब्लू को रेड बना देगा, यानी ये ब्लू है, सी का मतलब ब्लू है। और कैसा कर दिया है, डी कर दिया है, ब्लू को कैसा कर देगा, रेड कर देगा, यानी डी क्या है, रेड, काम खत्म, बल्ले बल्ले, चारों आंसर आ गया। देख लो किसमें सही है। पहले वाले में बोला है सल्फर ऑक्साइड बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, गलत, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरस अम्ल है, नीला को लाल करता है, सही बात है, एकदम सही बात बोला है। अच्छा ये क्यों गलत है, सल्फर ऑक्साइड है इसलिए गलत है, बाकी आगे पढ़ेंगे ही नहीं। इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल रहना चाहिए था, सही है। तो ये है तरीका, आपको ए बी सी डी का मान पता चल गया। रिएक्शन अगर आपको याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या फरमा रहा है कि एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। एक ग्राफ बनाना है, चलो हम ग्राफ गलती से बना दे रहे हैं, लो भैया ये शो कर रहा है समय और ये शो कर रहा है डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है। मान लो ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 है, ये 5 है और यहाँ 6 है। मान लो कि 1 घंटा है, ये 2 घंटा है, ये 3 घंटा है, ये 4 घंटा है, ये 5 घंटा है, ये 6 घंटा है, ये आगे घंटा घंटा है, ठीक। मान लो कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर कोई चीज जा रही है, हम ही मान लो पैदल चल रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ पहुंचेंगे। एक समान चाल से चल रहा है, इसका मतलब हर घंटे में 1 किलोमीटर, हर घंटे में 1 किलोमीटर, अगले घंटे में 1 किलोमीटर, यानी 1 से हम लोग पहुंच गए 2 किलोमीटर पे, सही है। अरे भैया 1 घंटे में 1 किलोमीटर तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर। कोई पूछे 3 घंटे में, सर जी 3 घंटे में 3 किलोमीटर यहां पहुंच जाएंगे। 4 घंटे में 4 किलोमीटर, 5 घंटे में 5 किलोमीटर, 6 घंटे में 6 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, सीधी रेखा बनेगी, सीधी रेखा बनेगी, सही है। अब चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है ये है एक्स एक्सिस के समांतर एक सीधी रेखा है। एक्स एक्सिस ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। क्या ये एक्स एक्सिस के समांतर है? एक्स एक्सिस के ऐसे समांतर है भैया। समांतर का मतलब बीच की दूरी समान। क्या ऐसे लाइन गई है? नहीं, ऐसे नहीं गई है, इसका मतलब ये गलत। आगे देखो, ये वाई एक्सिस के समांतर एक सीधी रेखा है। क्या वाई एक्सिस के समांतर है? नहीं, ये भी गलत। आगे, ये एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स अक्ष ना ही वाई अक्ष के समांतर है, ये सही है। ना तो ये एक्स अक्ष के समांतर है ना वाई अक्ष के समांतर है, इसका मतलब ये वाला सही है। ये वाला क्यों गलत है सर जी? कह रहा है कि ये एक परवलयिक आलेख है, वलय वलय बन गया है, ऐसे ऐसे बन रहा है। नहीं भैया, एक सीधी रेखा जा रही है, सही है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वायु दाब के, यानी आपसे पूछा गया है एयर प्रेशर के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, ये आपको बताना है, कौन से सही है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि जब कभी भी वायु को गर्म किया जाता है तो वायु होती है हल्की, वायु होती है हल्की, और जब वायु हल्की होगी तो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती है। अगर आप वायुमंडल की बात करते हो तो जितनी
वजन गैस है वो नीचे रहेगी और जितनी हल्की है वो ऊपर रहेगी। सही है, समझ में आया। आपने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारा गुब्बारा जब बेचने वाला आता है उसके बाद छोड़ दोगे लेकर के ना, ऊपर उड़ जाता है, उसमें होती है हीलियम गैस, उसमें होती है हीलियम गैस। कुछ कुछ में आर्गन गैस भी भरी जाती है भैया, देख लो, बहुत तरीके की गैस होती है। मतलब जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबसे हल्की गैस रहेगी ना तो वो ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है। चलो, और आपको ये भी पता है कि अगर कोई चीज हल्का है और कोई चीज भारी है तो जो हल्का है उसके अणुओं में दूरी ज्यादा है, और जो चीज गजीन है, सघन है, उसमें अणुओं में दूरी कम है। सही है। चलो, कह रहा है कि हमारे चारों ओर की वायु हम पर बहुत कम दाब लगाती है। सही बात है भैया, हम पर बहुत कम दाब लगाती है, और अगर कहीं ज्यादा दाब लगा दे तो हम लोग ऐसे चलने के बजाय ऐसे चलने लगेंगे। सही है, हम लोग ये समझ लो, मान के चलेंगे कि 10 किलो वजन लेके चल रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब बहुत कम प्रेशर वो लगाती है। प्रेशर तो लगाती है लेकिन बहुत कम प्रेशर लगाएगी। ठीक है, ज्यादा लगा देगी तो कैसे छोटे हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये सही है। आगे कह रहा है कि वायु गर्म करने पर संकुचित हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत हो जाती है। अभी हमने बताया है कि अगर गर्म करोगे तो विस्तृत हो जाएगी, फैलेगी। गर्म जो अणु है दूर दूर जाएंगे तो हवा हल्की होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जब गर्म करते हो तो देखो वाष्प ऊपर जाती है, क्योंकि वो हल्की चीज है। अणु जो है दूर दूर चले जाते हैं, यानी गर्म वायु ऊपर जाती है। सही है। और वायु गर्म करने पर संकुचित नहीं होती भैया, विस्तृत होती है। गर्म करने पर फैलती है तो ऊपर जाती है। इसका मतलब ये गलत बोला है। चलो आगे, कह रहा है कि गर्म वायु ऊपर उड़ती है। सही बात है। और ठंडी वायु धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। सही है। जहां से भैया, जैसे मान लो कि यहां पर हवा है, आपने यहां पर आग लगा दिया तो यहां से देखो, आपने देखा होगा कि धुआं ऊपर जाता है ना ऊपर। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो रहा है तो ऊपर जाएगा। अब जैसे यहाँ गैस है, आपने यहाँ आग जला दिया तो यहाँ का धुआं ऊपर जाएगा, और जहाँ का धुआं था, जहाँ धुआं पहले था वहां हो गया वैक्यूम, खाली हो गया, तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से जो अगल बगल की हवा है ना वहां आने की कोशिश करेगी। अरे ये मान के चलो कहीं कुछ बट रहा है और एक आदमी अगर ले करके निकला तो दूसरा तुरंत जाने की कोशिश करेगा। वैसे ही है, जो वायु गर्म हुई गई ऊपर, और जहां जगह खाली हुई ना, अगल बगल की जो हवा है तुरंत धड़ाम से वहां आने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब वहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और बगल वाली वहां स्थान घेर लेगी। सही है। तो चलो, ये कह रहा है कि धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। सही बात है, ये भी सही है। चलो अगला देखते हैं। जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान का वायुदाब बढ़ जाता है। सही है, प्रेशर बढ़ जाएगा तभी तो वहां दूसरी हवा आएगी। नहीं तो भैया गर्म ऊपर हवा उड़ गई तो वहां खाली हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं, वैक्यूम हो जाएगा, वहां पे निर्वात हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है। कौन सा सही है? पहला है, तीसरा है, चौथा है, यानी ए है, सी है, डी है। ओहो, यहाँ ए सी डी। चलो भैया ये वाला सही है। ठीक है, यहाँ ए होना चाहिए था, यहाँ बी होना चाहिए था, यहाँ सी होना चाहिए था, यहाँ डी होना चाहिए था। ए सी डी ये सही है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखो भैया इसमें सिलेंडर रखा है, जिसके पास सिलेंडर नहीं है वो ले जा करके यूज करके लाके यहीं रख देगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? घर्षण बल बढ़ते क्रम में सबसे कम घर्षण पहले होना चाहिए, उससे ज्यादा घर्षण बाद में होना चाहिए, और सबसे ज्यादा घर्षण जिसमें लग रहा है उसको एकदम लास्ट में रखना है। सही है। जैसे ये सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर को हम ऐसे गिरा दें, उसके बाद अगर हम इसको रोल करें, ऐसे रोल करते हैं, ऐसे घुमाते हुए लेके जाएं तो कम मेहनत लगेगी। अगर इस चीज को हम ऐसे धक्का देके लेके जाएं, रोल ना करें, स्लाइड करें, खींचें अपनी तरफ बिना घुमाए हुए, तो ज्यादा मेहनत लगेगी। यानी रोलिंग में कम मेहनत और स्लाइडिंग में, ऐसे खसकाने में बड़ी मेहनत लगेगी। तभी आपने देखा होगा कहीं बल्ली उल्ली ले जाना होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कलवट यानी पुलिया को कैसे ले जाते हैं भैया, नीचे बांस ओस रख करके ऐसे
रोल करते हुए ले जाते हैं, और कहीं स्लाइड करना पड़े ना, खींचना पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना, बहुत दिक्कत होगी। इसका मतलब जिसमें ज्यादा मेहनत लग रही है उसमें ज्यादा घर्षण बल है, और जिसमें कम मेहनत लग रही है उसमें कम घर्षण बल है। सही है, तो पहले कम वाला होना चाहिए, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो बताओ इन दोनों में, स्लाइड और रोलिंग में सबसे पहले कौन रहेगा? क्योंकि रोल करने में आसानी होती है, इसका मतलब घर्षण बल कम, तो पहले होना चाहिए रोलिंग, उसके बाद स्लाइडिंग, और उसके बाद स्टैटिक। अरे भैया कोई चीज विराम अवस्था में ऐसी रखी हुई है तो सबसे ज्यादा घर्षण बल इसी में लग रहा है, इसका मतलब स्टैटिक सबसे बाद में। रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। ठीक है, रोलिंग स्लाइडिंग कहाँ है भैया? देखो यहाँ है, रोलिंग स्लाइडिंग स्टैटिक, यानी डी वाला सही है। समझ में आया? जिसको सरकाने में कम मेहनत उसमें कम घर्षण बल लग रहा है, और जिसको खसकाने में या ले जाने में ज्यादा मेहनत उसमें ज्यादा घर्षण बल। ठीक, चलो भैया सिलेंडर ला के रख दो अब, अगर ले गए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं। अच्छा, एक समतल दर्पण इधर है, एक समतल दर्पण इधर है, ये इसका परावर्तक तल इधर है, और ये दोनों समांतर हो गए भैया। लो ये परावर्तक तल है, और उनके मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर। चलो मान लो ये इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। उनके बीच में रखे गए एक सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इनके बीच में हमने यहाँ एक सिक्का रख दिया। कितने का सिक्का है? 1 रुपए वाला सिक्का है। ठीक है 1 रुपए का सिक्का है, बताओ इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अरे सर जी कह रहा है 4 प्रतिबिंब। नहीं भैया, एक देखो इसके अंदर बनेगा, एक इसके अंदर बनेगा, एक इसके और पीछे बनेगा। आपने नाई की दुकान पे देखा होगा, कभी बाल उल कटवाए गए होंगे तो देखे होंगे, आप 5-5 6-6 दिखाई देते हैं, और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिखाई देते रहते हैं पता नहीं कितनी दूर तक, है ना। इसका मतलब समांतर जब भी शीशा लगेगा तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाता है भैया। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर, तो अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हुआ तो हमेशा इमेज यानी प्रतिबिंब अनंत बनेगा, इनफाइनाइट आप गिन ही नहीं पाएंगे। ना 4 बनेगा, ना 3 बनेगा, ना 6 बनेगा, इनफाइनाइट अनंत बनेगा भैया। इसके अंदर देखते जाओ, बस जहां तक आपकी निगाह जा रही है उतने इमेज इधर भी उतने ही बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो ये हो गए 20 क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन का सत्यानाश करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।